जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी पेपर 1। ठीक है, तो जूलॉजी पेपर 1 किसका? बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है जो आपको पहले पढ़ना है, एज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी फर्दर आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके बारे में हमें समझ आएगा। ठीक है, तो ये एज अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक आएगा कि इसका क्लास 11th में जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, लगभग लगभग वही है ये चैप्टर। ठीक है, बस क्या है कि थोड़ा सा और लेवल, मतलब अगर वो लेवल 1 था तो ये लेवल 2 है। ठीक है, बाकी पूरा वही है। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, दैट इज क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, क्लासिफिकेशंस होते जा रहे थे, तो सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपके दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। उसके बाद आपका आया लीनियस, उन्होंने आपका दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट उनका भी क्लासिफिकेशन नहीं चला बिकॉज वो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, फिर आपका जो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उनके बीच में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। फिर जो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक है उनके बीच में भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। फिर ऐसे ही आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसमें आपका था प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। 4 किंगडम आया जिसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। फिर जो इन द एंड आपका आया इन 1969, वो था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि था आपका मोस्ट एक्सेप्टेड। तो ये क्लासिफिकेशंस क्यों हो रहे थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल ग्रुप में नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज मोनेरा। जो मोनेरा है वो आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ठीक है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमिलिया है। सो लास्टली आपका आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमने पढ़ा था आपके चैप्टर 2 में। फिर फर्दर हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब पढ़ते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। बट सिर्फ क्लासिफाई करने से तो नहीं होगा, आपका नॉमेनक्लेचर भी जरूरी है। और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम देने के लिए एक जरूरी है जो कि आइडेंटिफिकेशन। तो वो आपका कौन करता है? वो करता है आपका टेक्सोनॉमी। जो ये टेक्सोनॉमी हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, एंड आपका नॉमेनक्लेचर होता है, वो क्या होता है? वो पूरा हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी किसने दिया था? ये टेक्सोनॉमी दिया था आपके कार्लस लिनियस ने। ठीक है, तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा टेक्सोनॉमी को हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। So taxonomy क्या है? In biology, taxonomy is the science of naming, defining and classifying group of organism on the basis of shared characters. तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो भी कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे उनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है एंड जो क्लासिफिकेशन होता है, वो सारा चीज आपका आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करना होता है। क्लासिफिकेशन मतलब कि अगर एक डॉग है, अगर एक प्लांट है, तो दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन करें कि एक डॉग है और एक प्लांट है, तो वो क्लासिफिकेशन कैसे करें? क्योंकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर जो लास्ट में आता है वो है नॉमेनक्लेचर, फिर हम उसको नाम देते हैं। ठीक है, डॉग एंड प्लांट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में बहुत सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी होते हैं जो आपके कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी, लेवल्स आते बहुत सारे। अब देखो लेवल्स ऑफ टेक्सोनॉमी में क्या है ना कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, न्यू टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्यों? क्योंकि टेक्सोनॉमी तो आ गया था कि टेक्सोनॉमी में करना क्या है हम लोग? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और आपका नॉमेनक्लेचर। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्सोनॉमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे हम कहेंगे जिनका अलग अलग तरीका था करने का।
ठीक है, कोई कोई किसी का तरीका कुछ और था, किसी का तरीका कुछ और था। ठीक है, कोई क्या कर रहा था कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख रहा था, मतलब सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर देख रहा है, अंदर में क्या है वो नहीं, उससे वो आपका टेक्सोनॉमी कर दे रहा था, मतलब उसको क्लासिफाई, आइडेंटिफाई और नोमेनक्लेचर दे दे रहा था। कोई इंटरनल फीचर्स देख रहा था, तो कोई क्या देख रहा था, आपका एवोल्यूशनरी, कि वो कहाँ से इवॉल्व होके आया है, उसका एंसेस्टर कौन है, ठीक है, उसका पूर्वज कौन है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए इसमें क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लेवल्स देखेंगे, ग्रुप्स देखेंगे टेक्सोनॉमी में। तो मेनली 3 लेवल होता है टेक्सोनॉमी का, एक होता है अल्फा लेवल, फिर होता है बीटा, फिर गामा। तो अल्फा लेवल क्या होता है ना, कि अल्फा लेवल में सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, बेटा लेवल में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को नहीं, थोड़ा सा इंटरनल कैरेक्टर को देखते, जैसे आपको हो गया साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमी, ये सब सारा चीज कंसिडर किया जाता है, कि सिर्फ मॉर्फो नहीं, आपका जो एनाटॉमिकल फीचर्स है उसको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि सेल कैसा है, ठीक है, फिर आपका सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, सेल टाइप क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारे इंटरनल कैरेक्टर्स। और गामा में देखा जाता है एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हम कैसे इवॉल्व हुए, ये सारा चीज आपका गामा टेक्सोनॉमी है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि उतना हार्ड नहीं, अल्फा मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, बेटा मतलब आपका इंटरनल फीचर्स भी देखा जाता है, और गामा मतलब एवोल्यूशनरी फीचर्स। ठीक है, एवोल्यूशनरी फीचर्स मतलब हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, ये सारी चीजें आपके गामा टेक्सोनॉमी में देखी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे, तो अभी यहाँ पे 2 साइंटिस्ट है, मेयर एंड एशलॉक, जिन्होंने डिवाइड किया टेक्सोनॉमी को 2 लेवल्स में, जो कि है आपका माइक्रो टेक्सोनॉमी और मैक्रो टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो टेक्सोनॉमी क्या है? माइक्रो में क्या है ना, कि ये सिर्फ आपका स्पीसीज से डील करता है। स्पीसीज मतलब कि अगर आपने, ठीक है, 11th में आपको याद होगा, अगर आपने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखा होगा, जो कि चैप्टर 1 में है शायद से, हाँ, ठीक है, चैप्टर 1 में क्लास 11th का टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो इन सबको क्या बोलते हैं, जैसे आपका हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक्चुअली क्या है ना, कि मैं माउस यूज कर रही हूँ, इसीलिए पूरा मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैंने बस फर्स्ट लेटर लिख दिया है, तो आप उससे देखो। तो ये सारा क्या है, आपका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, दिस इज योर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। पहले किंगडम आता है, फाइलम, क्लास आता है, फिर उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज जो आपका क्या होता है, सबसे जो बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जो बेसिक यूनिट होता है स्पीसीज। ठीक है, तो ये जो माइक्रो टेक्सोनॉमी है ना, ये बस स्पीसीज से डील करते हैं, ये सारे क्या है, आपके टेक्सास हैं, है ना। तो ये जो टेक्सास है, तो इनमें से सिर्फ जो आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज से डील करता है, वो है आपका माइक्रो टेक्सोनॉमी। और मैक्रो क्या, कि रिलेटेड टू हायर टेक्सा, मतलब ये किंगडम से डील करेगा, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये सारी चीजों से, मतलब जो हायर टेक्सा है उनसे जो डील करेगा वो है आपका मैक्रो। ठीक है, ये इन सारी चीजों से, और जो सिर्फ स्पीसीज से डील करता है वो है माइक्रो। तो इसीलिए कि मैक्रो को क्या है, कि 3 और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया, डेट इज आपका फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं कि ये फेनेटिक्स क्या है, क्लैडिस्टिक्स क्या है, और एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी क्या है। It is an attempt to classify organism based on overall characteristics. In phonetics, evolution from a common ancestor is not considered. मतलब उनका जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेसिस में, कि अगर हम 2 स्पीसीज को ले रहे हैं, तो जो दोनों स्पीसीज में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, मतलब मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो सिर्फ उसका बाहरी बर्ताव देख के ये फेनेटिक्स में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा था। ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे ना कॉमन एंसेस्टर्स नहीं देखा जा रहा था, कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, उनका एंसेस्टर कौन है, ये सारी चीजें फेनेटिक्स में कंसिडर नहीं की जा रही थी। ठीक है,
इनमें बस ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है। इनको, इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इट हैज बीन रिलेटिवली रेयर इन मॉडर्न डेज बिकॉज इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन एंसेस्ट्रल ट्रेड्स एंड न्यू कॉमन ट्रेड्स, ठीक है। ये क्या हुआ कि उतना अभी बहुत रेयर हो गया मॉडर्न डेज में, फेनेटिक्स को कोई यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये आपका जो ओरिजिन है, मतलब जो कॉमन एंसेस्टर्स है, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजों के बारे में ये डिस्क्राइब नहीं करते। ये बस ओवरऑल सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज को देखता है, ठीक है। इसीलिए फेनेटिक्स के बाद आता है आपका क्लैडिस्टिक्स। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा फाइलेटिक लीनियज, ये हमारे लीनियज से, पूर्वज से, ठीक है। लीनियज मतलब ये जो पूर्वज है, तो ये है फाइलेटिक लीनियज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इवॉल्व होते होते हम ह्यूमंस बने हैं, ठीक है। तो जो इसका कॉमन एंसेस्ट्रल ट्रेट है और ये है कॉमन न्यू ट्रेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके फेनेटिक्स में नहीं देखी जा रही थी कि जो होमोसेपियंस यानी कि जो ह्यूमंस है उनका जो एंसेस्टर्स है वो कौन है। जैसे ये, ठीक है, ये अगर हम मान लेते हैं, ये जो लूसी यहाँ लिखा हुआ है, लूसी इज द एंसेस्टर्स ऑफ होमोसेपियंस, बट ये सारी चीजें आपके कंसिडर नहीं की जा रही थी फेनेटिक्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम मतलब ये जो ड्राइंग है ये मैंने आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है, ठीक है। लीनिएज मतलब पूर्वज, लाइन जो चलते आ रहा है। अब आता है क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स में क्या है कि टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन एंटायरली शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। मतलब कि क्या, क्लैडिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, हम कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं, ये सारी चीजें क्लैडिस्टिक्स में, जो फेनेटिक्स में नहीं कंसिडर की जा रही थी वही आपका क्लैडिस्टिक्स में कंसिडर किया जाता है। जो सबसे मेन है प्रायोरिटी में कि हम देखते हैं कि हमारा कॉमन एंसेस्टर्स कौन था, हम लोग कहाँ से ओरिजिनेट होके आए हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज कौन थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लैडिस्टिक्स। सो जो थर्ड है वो है हमारा एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। जो आपका एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी वो पूरा डार्विनिज्म पे बेस्ड है। डार्विनिज्म अगर आप लोगों ने क्लास 12th का जो चैप्टर है एवोल्यूशन, दैट इज आई थिंक 7th चैप्टर, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था डार्विनिज्म। डार्विनिज्म का मेन क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने दिया था कि जो सबसे फिटेस्ट है, जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस या जो सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस है उसमें जो अच्छे से अडेप्ट करके रह पा रहे हैं वही सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ऑफ कोविड, ठीक है। तो कोविड में जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है, जो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो इस सिचुएशन में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं। बट आप लोगों ने सुना ही होगा जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो हम इसको एज अ डार्विनिज्म का जो थ्योरी है कि द फिटेस्ट विल सर्वाइव, तो जो फिट थे वो सरवाइव कर गए, बाकी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, जो इस आपके पूरे सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत लोगों की तो डर से भी मौत हो गई, ठीक है। तो वही कि अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो मतलब वैनिश हो गए, मर गए, ठीक है। सो दैट वाज योर डार्विनिज्म। तो ये जो आपका एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी है वो क्या है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का भी और ओवरऑल सिमिलरिटी का भी, मतलब क्लैडिस्टिक का भी और फेनेटिक्स का भी। फेनेटिक्स में हमने देखा था कि वो ओवरऑल सिमिलरिटी को कंसिडर करते हैं, मतलब कि आपका मॉर्फोलॉजिकल, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हम लोग ने देखा था कि वो लोग जो कॉमन एंसेस्टर है उनको देखते हैं। तो लेकिन जो आपका एवोल्यूशनरी, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फेनेटिक्स, क्लैडिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी टेक्सोनॉमी। अब हम लोग देखते हैं कि जो टेक्सोनॉमिस्ट थे तब भी उनको शांति नहीं मिली, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम दो तरह के और आपके जो टेक्सोनॉमी है उसको दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपका क्लासिकल टेक्सोनॉमी और दूसरा आता है आपका नियो टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, जो आपका ओल्डेस्ट फॉर्म था टेक्सोनॉमी का जिसमें सिर्फ आपका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया जाता था, वही है आपका क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट थे, उनको शांति नहीं मिलते थे, वो अलग अलग तरह के आपके जो टेक्सोनॉमिक है, लेवल्स है, ग्रुप्स है, उनको डिवाइड करते रहते थे। तो देखो नाम चेंज हो गया, बाकी का क्या है कि जो भी आपका फीचर्स है वो सेम है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे जो भी आपका
क्लासिफिकेशन हो रहा है, दैट इज योर क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिकल मतलब आप समझ सकते हो पुराना, ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म, तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्सोनॉमी को ही बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी, जिनमें जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका कैसे होता है, या जो नेमिंग है वो आपका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे होता है, मतलब जो बाहरी बर्ताव होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स का, उसके बेसिस पे होता है कोई क्लासिकल टेक्सोनॉमी। अब हम लोग देखेंगे जो नियो टेक्सोनॉमी या जो एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी है, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा जेनेटिक्स का जो स्टडीज होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका न्यू टेक्सोनॉमी। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब हम उनमें जो कॉमन जीन पूल चलते आ रहा है उनका जो, ठीक है, कॉमन जीन्स है वो उनको कंसिडर करते हैं। तो जो आपका न्यू टेक्सोनॉमी है वो भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज योर बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी एंड दिस वन इज योर साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी आपका क्या होता है कि जो भी हम लोग कैरेक्टर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं किसके बेसिस पे, अगर हम लोग उसके एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, जो आपके पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स एंड सुगर्स को जो एनालिसिस करके जो भी हमारा टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स निकल के आता है वो आता है आपका बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी में। एंड साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या कंसिडर करते हैं, आपका जो साइटोलॉजिकल स्टडीज है, जैसे आपका क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बाद आपका जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है, ये सारा चीज जो हम लोग कंसिडर करके जितना भी आपका कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करते हैं वो आता है आपका साइटोलॉजिकल टेक्सोनॉमी में। तो बस ये यही था आपका न्यू टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। सिग्निफिकेंस मतलब कि ये जो टेक्सोनॉमी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, क्या यूज है, हम क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे, और ऐसा होता है कि कोई तो बाहर से एकदम सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट एट ऑल सेम। ठीक है, सिमिलर है मतलब जो उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो एकदम सिमिलर है, बट जो उनका एनाटॉमिकल फीचर्स है या हम कहेंगे ग्रुप है वो बहुत अलग है। तो उन दोनों को आपका जो क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, दैट इज योर टेक्सोनॉमी, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट स्पीसीज अमंग लॉट ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस। ठीक है, अब क्या है कि वो तो आपका पहचानने में मदद करता है, और क्या है कि वो डिस्क्राइब भी करता है कि वो स्पीसीज क्या है, ठीक है, उसका फीचर्स क्या है, ये सारा चीज। द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट हेल्प टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब कि क्या, कि अगर हम कोई स्पीसीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके डाटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्पीसीज को अगर हम लोग देखेंगे कि उसका जो फाइलोजेनी कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब जो लीनियज है उसको कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करता है कि उसका एंसेस्टर कौन है, कहाँ से आया है, ये सारी चीजें जानने में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोस्ट इन्फॉर्मेशन दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर एनालाइज क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड द कॉजेस ऑफ एवोल्यूशन दैट मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और टेक्सोनॉमिक स्टडीज से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो एवोल्यूशन है, ठीक है, ये क्यों हुआ है। मतलब कि जैसे कि अगर हम अपना ही बात ले लेते हैं तो हम लोग में जो इवॉल्व हो गया, हम लोग में क्या है, हम लोग पहले जो मंकीज थे, मंकीज में टेल हुआ करते थे, बट जब उसका यूज खत्म हो गया तो वो वैनिश हो गया। तो जो न्यू फॉर्मेशन या जो न्यू स्पीसीज आए, जैसे हम लोग मैमल्स, ठीक है, आपके ह्यूमन बींग्स, उनमें टेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि जिस पार्ट का जरूरत खत्म होते गया वो धीरे धीरे आपका हटते गया, है ना। तो यही सारी चीजें को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कहाँ से पता चलता है, आपका जो टेक्सोनॉमी है उसी से ये सारी चीजें हम लोग को पता चलती है। सो दिस आर द फ्यू सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो सिस्टमैटिक्स है या जो सिस्टम्स है जिस बेसिस पे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, या जो आपका आगे का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, तो बस यही है आपका इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा जनरल कैरेक्टर्स, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें जो किंगडम एनिमेलिया उसका जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। और उसके बाद आपका वो चैप्टर भी खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज थर्ड, दैट इज प्रोटोजोआ। उसके बाद है ना, प्रोटोजोआ के बाद ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो आपका फाइलम है, ठीक है, किंगडम में जो सब किंगडम्स हैं आपके, किंगडम एनिमेलिया के, वो सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो ये आपका बस एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ठीक है, इससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरा जो आपका सिलेबस है उसका, दैट इज ऑफ बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आई होप मैं सबको आंसर कर पाऊँ।
So thank you very much for watching my video. Bye bye.